बच्चों आज के लेक्चर के अंदर अपन जो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर कूलम्ब्स फोर्स का फार्मूला डिस्कस किया था, उस फार्मूले पे अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पर मैं एक बार आपको फार्मूला रिमाइंड करवा देता हूँ। जैसे ये दो चार्ज पड़े हैं, इस चार्ज की वैल्यू है Q1 और ये चार्ज की वैल्यू Q2, और ये दोनों कितने डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, R डिस्टेंस पे। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है तो फार्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सिंपल सा फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि अपन इस फार्मूले पे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल के अंदर अपन को पता होना चाहिए कि भाई फोर्स किस टाइप का, अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है ना। दूसरी एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव है या कोई चार्ज नेगेटिव है तो ये जो फार्मूला है ये बिना वेक्टर फॉर्म के लिखेंगे हम। तो बिना वेक्टर फॉर्म के लिखेंगे आप, तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज नेगेटिव भी है तो आपको फार्मूले में माइनस नहीं रखना है। यानी कोई माइनस का चार्ज है तो भी आपको फार्मूले में माइनस नहीं रखना है, फार्मूले में उसकी वैल्यू रखनी है, मैग्नीट्यूड रखना है, और मैग्नीट्यूड में साइन हटा के रखते हैं हम, ठीक है। हाँ, अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है तो हम डायरेक्शन में एडजस्ट करेंगे, वो आगे हम सुपर पोजिशन में बात करेंगे। अभी हमें सिंपली ध्यान रखना है, खाली हमें चार्ज की वैल्यू पुटअप करनी है। तो अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। इस फार्मूले को आप दिमाग में डाल दो। अब मैं इस फार्मूले पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एक बार फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। और 2 चार्जेस +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 2 एंगस्ट्रॉम अपार्ट in vacuum. Find the electric force between them. इलेक्ट्रिक फोर्स कह दो, कूलम्ब फोर्स कह दो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दो, बिटवीन देम। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो भाई, 2 चार्ज है। कौन कौन से चार्ज है? एक चार्ज है Q1 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकूलम, प्लस का 3 माइक्रोकूलम, और Q2 कितना है +4 माइक्रोकूलम। और बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, R कितनी दी हुई है भाई 2 एंगस्ट्रॉम। ये डिस्टेंस दी हुई 2 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। एंगस्ट्रॉम की जगह सेंटीमीटर भी दे सकते हैं डिस्टेंस। तो ये दिया हुआ डाटा, तो इस डाटा को मैं एक बार सही ढंग से बता देता हूँ आपको। फर्स्ट चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ये ध्यान रखना आपको, चार्ज के यूनिट करवाए थे तब आपको बताया गया था। दूसरा चार्ज Q2 कितना है 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रो का मतलब वापस होता है 10⁻⁶। बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 एंगस्ट्रॉम। 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 मीटर। ये हमें डाटा सारा अवेलेबल है। तो क्या फार्मूला होगा, फोर्स निकालना है तो F का फार्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपली फार्मूला रखा है मैंने। अब आपको बस फार्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दो। ये क्वेश्चन तो मैं फार्मूला रिमाइंड करवाने के लिए करवा रहा हूँ आपको। तो F इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है भाई, K की वैल्यू 9 × 10⁹। ये K की वैल्यू आ गई। Q1 की वैल्यू कितनी है भाई, Q1 की वैल्यू देखो ये पड़ी हुई है 3 × 10⁻⁻⁶। Q2 की वैल्यू कितनी है भाई, Q2 की वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁶ अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है देखो 2 × 10⁻, देखो अपॉन में R का स्क्वायर है। R की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻10। 2 एंगस्ट्रॉम था और इसका स्क्वायर है, ये लो स्क्वायर R स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, ये प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। अब 12th के अंदर है हमें, तो हमें छोटी मोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए, पावर्स की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। तो देखो बिना पावर वाली क्वांटिटीज़ को मैं पास लिख लेता हूँ। 9, ये 3 और ये कितने 4, और देखो 10 की कितनी पावर है ये भाई 9 पावर है, और ये -6 पावर, और -6 पावर माइनस की कितनी पावर हो गई -12 पावर हो गई, अपॉन स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और -10 का स्क्वायर करना है। पावर का जब स्क्वायर करते हैं तो पावर जो है वो डबल हो जाती है। तो -10 पावर का स्क्वायर करोगे तो -20 हो जाएगी। -10 पावर ऐड हो जाएगी। अभी 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। 9 × 3 करना है 27 हो गया इंटू। अब बस सिंपली हमें पावर को एडजस्ट करना है। देखो भाई कैसे करना है पावर को एडजस्ट। 10 की पावर एक साथ लिख रहा हूँ मैं, ये कितनी पावर है 9 पावर है, ये कितनी पावर है -12 पावर है, -12, और नीचे -20 है, ये ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगी, +20। तो अब फाइनली मुझे दिख रहा है कि यहाँ 10 की कितनी पावर्स रह जाएगी, तो +20 और 9 ऐड होकर के हो जाएंगे 29। 29 में से 12 पावर जो है आप माइनस कर दो भाई, तो आपके 17 पावर रह जाएगी। तो 10 की कितनी पावर रह जाएगी 17, और फोर्स हो जाएगा न्यूटन के अंदर। फोर्स का यूनिट क्या हो गया न्यूटन।
तो ये हमने फोर्स फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, सिंपली हमें दो चार्ज के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना था, कर लिया हमने। ये तो आप नोट डाउन करें। देखो आपको मैंने ये बताया हुआ है कि जब आप दो बॉडी को रब करते हो तो किस बॉडी पे कैसा चार्ज आता है, ये आपको बता देता हूँ मैं, इसको तो आप नोट डाउन कर लेना। ये भी आप कहीं पर अटैच कर लें एक बार कि जब आप दो अलग अलग बॉडीज़ को रब करते हो तो किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और किसी बॉडी पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप नोट में लिख लेना। जब ग्लास को आप सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करते हो या फिर कोई और क्लॉथ के ऊपर रब करते हो आप, तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क या कोई भी वूल भी ले सकते हो आप, कैट स्किन ले सकते हो, कुछ भी, उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे कैसे, अगर आपको मान लो कैट स्किन है, उसको आप एक अंबर के साथ सब रब करते हो तो अंबर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ध्यान रखना है हमेशा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसी पे क्यों नेगेटिव आता है, क्यों पॉजिटिव आता है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे आता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। ऐसे कैसे, अगर आप जैसे आप किसी वुलन क्लॉथ को, अगर आप वूल का कोई क्लॉथ है मान लो, उसको अगर रब करते हो किसी के साथ, मान लो एबोनाइट के साथ रब कर रहे हो, एबोनाइट के साथ, स्पेसिफिक एबोनाइट होना चाहिए, वूल को ग्लास के साथ रब कर दिया तो ग्लास पॉजिटिव हो जाएगा। तो वुलन क्लॉथ को अगर एबोनाइट के साथ आप रब करोगे तो वुलन क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एबोनाइट जो है नेगेटिव। ऐसे कैसे, अगर वुलन क्लॉथ को अगर आप प्लास्टिक या रबड़ के साथ अगर रब करते हो तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये बस आपको ध्यान रखना है भाई, इन दो के पेयर आ जाते हैं तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ये थोड़ा सा हमें माइंड में रखना। कोई एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो ये हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये मैं रफ कर रहा हूँ, अब अपन और दूसरे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी, एक सेकेंड, द फोर्स between two charges is F। दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना है भाई, F फोर्स लग रहा है। ये तो बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, दो चार, ताकि फॉर्मूला आपको रिदम में आ जाए, प्रैक्टिस में आ जाए। व्हाट विल बी न्यू फोर्स बिटवीन देम when their magnitude are doubled, या मैग्नीट्यूड्स हाफ कर देते हैं, डबल्ड वाला क्वेश्चन आप खुद करना, हार्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कहना चाह रहा है ये न्यूमेरिकल, ये कह रहा है कि भाई दो चार्ज है, केस फर्स्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स का वेटेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना आप, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मतलब आप मान लो कि आपके पेपर का 70% वेटेज जो है, अब 8% जो है न्यूमेरिकल्स का रह रहा है, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जो होती है वो ईजी क्वेश्चन से होती है, इसलिए आप इंटरेस्ट लें, प्रैक्टिस करें और देखें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। न्यूमेरिकल्स आपको कोई नहीं सिखा सकता, आप खुद ही अपने आप ही सीख सकते हो प्रैक्टिस कर करके, इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स की बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, भागना नहीं चाहिए उससे। थ्योरी आप भले याद कर लेते हो कितनी भी, तो एक आर्ट्स के स्टूडेंट और साइंस के स्टूडेंट में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है अगर वो ओनली फॉर थ्योरी ही याद करता है। तो न्यूमेरिकल्स पे कमांड होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की, तभी ही आप साइंस में आगे तक जा पाओगे, ठीक है। तो दो चार्ज है, उनके बीच में फोर्स कितना, F है। ये दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ए और बी पॉइंट पे पड़े, और बीच की डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं अपन, R ले लेते हैं। तो इनके बीच में फोर्स कितना है भाई, इनिशियल में, केस फर्स्ट में इनिशियल फोर्स, क्वेश्चन ने कहा ना फोर्स F है, तो फॉर्मूला क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, इजी न्यूमेरिकल है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन कह रहा है चार्ज के जो मैग्नीट्यूड्स है वो हाफ कर दिए, आधे कर दिए, यानी अब केस नंबर 2 में ये जो चार्ज Q1 था, ये जो चार्ज Q1 था, इस Q1 की वैल्यू आपने हाफ कर दी, Q1/2 कर दी, और ये जो चार्ज Q2 था इसका मैग्नीट्यूड भी क्या कर दिया आपने, Q2/2 कर दिया, हाफ कर दिया।
और डिस्टेंस जो है उनके बीच की डबल कर दी, डबल्ड। ये बीच की डिस्टेंस पहले कितनी थी, r थी, अब r की जगह आपने कितनी कर दी डिस्टेंस, 2r कर दी। तो न्यू फोर्स क्या होगा, न्यू फोर्स एफ डैश की वैल्यू होगी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मेट लिख लिया एक बार, k q1 यानी पहला चार्ज, q2 यानी दूसरा चार्ज, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पहला वाला चार्ज क्या है भाई, अब पहले q1 था, अब वो q1 नहीं है चार्ज, फर्स्ट चार्ज है q1/2। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, q1/2। और सेकेंड चार्ज कितना है भाई, q2/2, q2/2। ये दोनों चार्ज मैंने लिख लिए। अच्छा, दोनों के बीच की अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर आता है r स्क्वायर, तो अपॉन में ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, 2r। तो मैं डिस्टेंस 2r का स्क्वायर करूँगा, ये 2r का स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, उसमें वैल्यू रखिए k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब एफ डैश इक्वल टू k q1 q2 और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये r स्क्वायर। देखो ये 4 यहाँ जाएगा, इससे काट मत देना, ये इसके अपॉन में 1 होता है, वो 1 पूरा ऊपर जाता है, तो इसलिए ये 4 इस 4 के पास जाएगा, काट मत देना इसको गलती से। तो कुल मिला के ये कितना हो गया भाई, एफ डैश की वैल्यू k q1 q2 अपॉन 4 और 4 कितना हो गया, 16 r स्क्वायर। क्लियर। और लास्ट एंड फाइनल ये 1/16 को रोक दो आप, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये पूरा किसकी वैल्यू है भाई, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर किसकी वैल्यू है, f की वैल्यू। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, f। तो ये न्यू फोर्स हो गया, यानी न्यू फोर्स पहले वाले का कितना आ गया, 1/16 टाइम्स, 1/16 टाइम्स आंसर आ गया भाई, 1/16 टाइम्स आ गया न्यू फोर्स। ये हो गया क्वेश्चन। ऐसे कैसे, अब आप वापस आप इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना जिसमें दोनों चार्ज को डबल कर दिया और डिस्टेंस भी डबल कर दी। तो आप देखोगे कि ये डबल करोगे 2q1, ये जो हाफ किया था ना आपने, हाफ की जगह इसको डबल कर दिया 2q1, इसको भी डबल कर दिया 2q2। तो आप देखोगे ये कट जाएगा और कुल मिला के वापस वही फोर्स आ जाएगा। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ मैं। इसको रफ कर लेते हैं फटाफट, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द फोर्स बिटवीन two conductors A and B, two equally charged conductors, two equally charged conducting spheres, छोटे स्पेयर है भाई, is capital F placed at certain distance। क्लियर। दो स्फीयर है भाई, दोनों पे इक्वल चार्ज है और दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, कैपिटल F लग रहा है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, नाउ एन अनदर अनचार्ज्ड स्फीयर, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर C is brought in contact with A, then with C, with B। ठीक है, B and removed far away, far away। अभी मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार लैंग्वेज लिख लेते हैं। फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये जो टॉपिक किया जा रहा है ये पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड है। चार्जिंग बाय कंडक्शन जो टॉपिक पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, हालांकि मैं इसकी लैंग्वेज ये क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखता, डायरेक्ट सॉल्व करके बता देता तो भी आपको समझ में आ जाता। तो देखो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। पहली सिचुएशन, केस फर्स्ट, ये दो स्फीयर है, ये स्टैंड पे खड़े कर दिए। चलो, ये फर्स्ट स्फीयर है ए और एक दूसरा स्फीयर है भाई बी। दो स्फीयर और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी। डी मान लो, आर मान लो डिस्टेंस, ठीक है। दोनों स्फीयर पे चार्ज पड़ा हुआ है भाई, सेम चार्ज है, दोनों मान लो पॉजिटिव चार्ज है और दोनों पे इक्वल चार्ज है, यानी दोनों स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। चलो, इस पर भी क्यू चार्ज है और इस पर भी कितना है, क्यू चार्ज है। तो दोनों स्फीयर पे इक्वल चार्ज पड़ा हुआ है, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा भाई? फोर्स बताओ, एफ कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला बताओ, के
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला है ना K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 मतलब फर्स्ट वाले का चार्ज कितना है, कैपिटल Q। Q2 दूसरे वाले का चार्ज कितना है, कैपिटल Q। दोनों का चार्ज सेम है, क्वेश्चन कह रहा है ये चार्ज सेम है। और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, D का स्क्वायर कर लो आप। तो क्या हो जाएगा भाई, फोर्स K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। अब यहाँ तक तो ठीक है, बिल्कुल ईजी सिचुएशन है। फर्स्ट लाइन ये कह रहा था फोर्स बिटवीन टू इक्वली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर्स इज कैपिटल F। इनिशियल में दोनों के बीच में फोर्स कैपिटल F है। अब देखना के सेकंड में क्या किया जा रहा है, ये थोड़ा आपको समझना। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक दूसरा स्फीयर है C, एक दूसरा स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर मैं बना देता हूँ। ये C नाम का एक स्फीयर है। ये जो C स्फीयर है, नाउ एन अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C पे कोई चार्ज नहीं है, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ A। मतलब C को पहले A के साथ टच किया, फिर इसके बाद C को उठा करके B के साथ टच किया, और फिर C को हटा दिया, बहुत दूर भेज दिया C को। अब A और B के बीच में नया फोर्स निकालना है। तो भाई टच करेंगे C को A के साथ, क्यों टच किया जा रहा है इसको देखो, लॉजिकली समझो इसको। भाई C जो स्फीयर है, ये स्फीयर C है, ये मैं थोड़ा यहाँ से रफ कर लेता हूँ। ये जो स्फीयर है C वाला स्फीयर, इसको जैसे आप पकड़ के A के साथ टच करोगे तो A क्या करेगा, इसको अपना चार्ज देगा। और कितना चार्ज देगा, दो आइडेंटिकल स्फीयर होते हैं तो वो अपना, दो एक जैसे स्फीयर होते हैं, और जब दोनों को टच करते हो आप तो वो अपना आधा चार्ज अगले को दे देता है ना। जैसे एक बर्तन भरा हुआ है पानी से पूरा फुल, और उसको आप अगर दूसरे से नीचे से पाइप से कनेक्ट कर दोगे दूसरे सेम एक आइडेंटिकल बर्तन से, वेसल से, तो क्या होगा, आधा पानी उसमें चला जाएगा। तो सेम वही बात है कि जब आप इसको इसके साथ टच करोगे तो ये अपना आधा चार्ज इसको दे देगा। तो जब A और C को टच करोगे आप, A और C को, तो A पे कितना चार्ज रह जाएगा, दोनों पे आधा आधा हो जाएगा। A पे कितना चार्ज है भाई, अभी कितना चार्ज है Q। C पे अभी कितना चार्ज दिख रहा है नहीं, जीरो चार्ज है। C तो अनचार्ज है ना, क्वेश्चन ने कहा था। तो C पे जीरो चार्ज है। दोनों के चार्ज को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना आ गया, Q प्लस 0/2 कितना हो गया, Q/2। यानी इस पे Q चार्ज है, इस पे जीरो चार्ज है। जब दोनों को टच करेंगे तो दोनों पे चार्ज आधा आधा हो जाएगा, Q/2 चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है, C को A से टच करोगे आप तो A के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा, A के ऊपर चार्ज अब आ जाएगा Q/2, आधा हो गया चार्ज, आधा ही रह गया इसने, क्योंकि आधा चार्ज किसको दे दिया इसने, C को दे दिया भाई। तो अब C को इसने अपना आधा चार्ज दे दिया, तो अब C के ऊपर चार्ज आ गया Q/2, और इस पर भी कितना रह गया चार्ज, Q/2। क्वेश्चन क्या कह रहा है अब कह रहा है कि C को आपने टच कर दिया B के साथ, तो अब B भी अपना चार्ज इसको देगा। तो अब B कितना चार्ज इसको देगा, दोनों के ऊपर बराबर चार्ज हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस पर तो कैपिटल Q चार्ज है और उस पर ऑलरेडी Q/2 चार्ज है। अब न्यूट्रल नहीं है वो, अब अनचार्ज नहीं है, क्योंकि उसने उससे आधा चार्ज ले लिया। तो ये अपना कितना चार्ज इसको देगा, दोनों पे बराबर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है, दोनों के चार्ज को ऐड करो भाई, Q प्लस Q/2 और आधा कर दो चार्ज को। तो यहाँ 2 एलसीएम लोगे तो 2 उधर चला जाएगा, 2Q प्लस Q कितना हो जाएगा, 3Q/2, और ये अपॉन में 2 और है, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, 3Q/4। यानी कहने का मतलब इसको इसके साथ टच करोगे तो ये अपना कुछ चार्ज इसको देगा, और जब इसको देगा तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 3Q/4। कितना हो गया, 3Q/4। और इस पे कितना रह जाएगा भाई, इस पे भी 3Q/4 हो गया। तो अब B के ऊपर भी चार्ज जो आ गया, पहले चार्ज Q था और अब इसके ऊपर चार्ज हो गया 3Q/4। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें चार्ज डिटेक्ट करना है, चार्ज पता करना है। C को पहले A के साथ टच किया तो A का चार्ज Q था, आधा इसने दे दिया, तो अब A पे चार्ज रह गया Q/2, और इस पे भी Q/2। अब इसको इसके साथ टच किया तो इसने कुछ चार्ज और इसको दे दिया, तो इस पे 3Q/4 हो गया, इस पे 3Q/4 हो गया। चार्ज दो स्फीयर में तब तक जाएगा जब तक दोनों पे बराबर हो जाए। तो भाई इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये नहीं समझ में आया तो बाद में आप वापस डिस्कस कर लेना। तो A और B वापस उसी डिस्टेंस पे रखे हैं, D डिस्टेंस पे पड़े हैं, लेकिन अब दोनों के चार्ज जो है भाई, इसका Q/2 है, इसका 3Q/4 है। तो अब न्यू फोर्स कितना होगा, तो मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ। अब न्यू फोर्स बताओ भाई, न्यू फोर्स F'। तो न्यू फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो अब ये इन दोनों के बीच में नया फोर्स निकालना, डिस्टेंस वही D है, तो इसका चार्ज कितना है Q/2, और इसका चार्ज कितना है 3Q/4, और बीच की डिस्टेंस कितनी है D। तो भाई बच्चों आंसर आ गया ये K Q, देखो ये 3 है, 3 को मैं अलग कर लेता हूँ, आगे लिख लेता हूँ, और 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। K Q² हो गया अपॉन, और ये D² हो गया। तो अब हमारा आंसर आ चुका है KQ² अपॉन D² को अपन पूरा क्या लिख सकते हैं, F। इस पूरे को आप F लिख लो, तो F' की वैल्यू आ गई 3/8 F। ये न्यू फोर्स आ गया, आंसर आ गया भाई। और आंसर कितना टाइम्स है, 3/8 टाइम्स हो गया।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। 4 स्पेयर्स भी हो सकते हैं, 4 स्पेयर है ए बी और दूसरे 2 अनचार्ज है सी और डी, इन दोनों से टच कर लिए मैंने। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये ए और बी स्पेयर है, दोनों पे क्यू क्यू चार्ज है, और एक दूसरा स्पेयर है सी और एक स्पेयर है डी। इसको इसके साथ टच करोगे तो ये अपना आधा चार्ज इसको दे देगा, तो इस पर कितना रह जाएगा Q/2 और इस पर भी कितना रह जाएगा Q/2। इन दोनों को टच करोगे तो इस पर भी चार्ज हो जाएगा Q/2 और इस पर चार्ज था ही नहीं तो इस पर भी आधा हो गया Q/2। अब उनको हटा दो सी और डी को, तो अब न्यू चार्ज इनके ऊपर Q/2 आ गया, इस पर भी कितना आ गया Q/2, और अब नया फोर्स निकाल दो। तो ऐसे इस तरीके के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं आपको, ठीक है। एक अगला न्यूमेरिकल और कर रहे हैं अपन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन, फोर्स कौन सा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कोई ग्रेविटेशनल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है। द फोर्स बिटवीन 2 पॉजिटिव आयंस, 2 इक्वल पॉजिटिव आयंस is 5 × 10⁻⁻7 न्यूटन, सॉरी 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन, placed at 5 angstrom away. Find the number of missing electrons from each ion. अब आपको देखो 2 पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव कब बनेगा जब उससे कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाएंगे। तो 2 आयन हैं, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आयन है और एक दूसरा पॉजिटिव आयन है, इसका भी चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है, ठीक है। कितना प्लस है मुझे नहीं पता, अभी तो मैंने खाली लिखा इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव आयन है। 2 पॉजिटिव आयंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, 5 एंगस्ट्रॉम अवे पड़ा है। फोर्स की वैल्यू हमें दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो सिंपली बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए चार्ज क्वांटिजेशन का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो बाद में लगेगा। अभी हम फोर्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच में बताओ, फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिटवीन आयंस। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K/Q1Q2/r²। फॉर्मूला सिंपली है भाई, फॉर्मूला सेट कर लो बस, Q1Q2/r²। Q1 पहला वाला चार्ज भी Q है, दूसरा वाला चार्ज भी Q है, और डिस्टेंस बीच की कितनी है, r²। तो F = KQ²/r²। अब मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ भाई, देखना वैल्यू कैसे रखते हैं, समझना इसको। F की वैल्यू, फोर्स कितना है दिया हुआ है, आगे रख रहा हूँ कंटिन्यूसली वैल्यू, F की जगह वैल्यू रख रहा हूँ, कितना है 3.7 × 10⁻⁹ ये फोर्स की वैल्यू रख दी। K के बारे में तो आपको पता है 9 × 10⁻⁹ होता है। क्यों मुझे नहीं पता भाई, चार्ज की वैल्यू नहीं पता, Q² को मैं ऐसे ही रखूँगा, चार्ज तो अपन को पता ही नहीं। R कितना, डिस्टेंस कितनी है भाई, 5 एंगस्ट्रॉम। देखना ये r² लिखा हुआ है, तो R का मतलब, R की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10, ये -10 है, और R के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। देखो यार इतना इजी क्वेश्चन है, खाली वैल्यू पुटअप किए मैंने फॉर्मूले में, F की जगह F रखा, K की जगह K रखा और R की जगह R रखा। अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा Q निकाल दो, करते हैं अपन सॉल्व। 3.7 × 10⁻⁹ स्क्वायर कर रहे हैं और इसको उधर भेज रहा हूँ भाई। चलो मैं पहले यहीं पे कर लेता हूँ, ये 9 है × 10⁻⁹ Q² और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 10⁻⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा -20, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई करो भाई, इसको उधर भेज दो आप। 3.7 × 25 और ये अपॉन में 9 आ जाएगा, 9 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। कितनी पावर्स कितनी हो रही है, 10 की एडजस्ट करो पावर। तो देखो -9 पावर है, ये ऊपर जाए, ये इधर जाएगा -20 और -9 कितने हो जाएंगे, -29। कितनी पावर हो जाएगी 10⁻⁻29, ठीक है। और यहाँ पे कितनी पावर है भाई, ये 10 की पावर 9 है, ये अपॉन में भेजोगे तो 10 की पावर 9 नीचे आ जाएगा और ये Q² पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये 9 पावर ऊपर भेज दो। अब इन सब का अपन को रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये डिवाइड करोगे आप, तो ये आंसर आ जाएगा 10.28 और 10 की पावर ये 9 ऊपर चले जाएंगे 29 और ये ऐड होके -38 हो जाएगा, है ना Q²। देखो बच्चों कैलकुलेशन है,
फॉर्मूले में एफ आर की वैल्यू रख के मैंने सॉल्व किया है और क्यू स्क्वायर को अलग करके क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें। क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे तो इस पूरे पे रूट लग जाएगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? जब इस पूरे का रूट लोगे ना 10.28 का रूट आप निकालना, तो रूट आएगा 3.2 और 38 पावर माइनस की 38 पावर का रूट निकालोगे तो पावर आधी हो जाएगी, -19 पावर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -19। ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें चार्ज नहीं निकालना है। क्यू अगर चार्ज पूछा होता तो मेरा यहीं पे आंसर हो जाता, बट ये आंसर नहीं है। इसने पूछा है नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो जैसे क्यू आ गया आपके पास, तो अब आपको चार्ज क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला है भाई? तो हमें पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई होता है ना, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू की वैल्यू ये देखो 3.2 × 10⁻⁹। एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है और ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹। ये -19 से -19 कट गया, 1.6 से 3.2 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो एन की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने लॉस हुए, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब वो पॉजिटिव बनता है, तो दोनों में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। तो एक्चुअली ये हमारा आंसर है। इजी क्वेश्चन था। अब बच्चों देखो, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, फिर उस पर एक न्यूमेरिकल करवाऊँगा आपको, है ना। फिर उसके बाद अपन एक टॉपिक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस फॉर्मूले पे आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए। और तो देखो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं अपन। जैसे ये तो आपको पता है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका मतलब है उस पर 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। तो इसको देखना आप, ये पहली सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, ठीक है ना। और टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल्स। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल्स। देखना, इसको समझना। सबसे पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं अपन। एक बॉल है जो ग्राउंड पे पड़ी है। अब भाई जो ग्राउंड के ऊपर पड़ी है, जो बॉल ग्राउंड पे पड़ी है वो तो कहीं जानी है नहीं, ग्राउंड के ऊपर ही टिकी हुई है, तो गिरेगी है नहीं। क्लियर। एक बॉल हवा में लटकी हुई है, ये बॉल नंबर 1 है और ये नीचे बॉल नंबर 2 है। अब हवा में जो है बॉल, वो तो उसके तो गिरने के चांस है, गिर सकती है, हवा में कोई लटकी हुई थोड़ी रहेगी बॉल, तो इस बॉल के गिरने के चांस है। क्यों गिरेगी ये बॉल नीचे? क्योंकि इसका वेट जो है वो कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ, mg वेट। और इन दोनों बॉल्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो d कह देते हैं अपन, d कह दो, भले r कह दो। ऊपर वाली बॉल जो है वो गिरने वाली है, गिरने लगेगी। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपर बॉल स्टेशनरी। स्टेशनरी है या इन इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। अपर बॉल जो है वो सस्पेंड, मतलब स्टेशनरी है, हवा में ही झूल रही है, हवा में ही लटक रही है। अब क्यों लटकेगी हवा में, देख लेते हैं। इसके ऊपर चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज क्या है? Q2। मैंने दोनों बॉल को चार्ज दे दिया। ये बॉल, इसको रोकना है हवा में, ये नीचे गिर रही है। अभी अपर बॉल जो है वो स्टेशनरी कैसे रहेगी, उसी को अपन समझ रहे हैं। देखो, ये बॉल जो है नीचे गिरेगी। नीचे क्यों गिरेगी? क्योंकि इसका वेट नीचे, तो वेट की वजह से ये नीचे गिरेगी। तो मुझे इसको रोकना है, हवा में होल्ड करना है, तो इसको वापस ऐसा कोई फोर्स होना चाहिए जो इसको ऊपर धक्का दे दे। वेट नीचे ले जा रहा है और कोई फोर्स ऊपर की तरफ इसको धक्का दे दे। और यहाँ कौन सा दूसरा फोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस बॉल के ऊपर ये नीचे वेट लग रहा है, तो इसको ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगाना है मुझे। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अगर ऊपर लगेगा तो ये बॉल इक्विलिब्रियम आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगाना है। अब यहीं पे समझना है हमको, इसी पॉइंट को समझना है। देखो, इसको भी चार्ज दिया गया, इसको भी चार्ज दिया गया है। फोर्स ऊपर लगाना, ऊपर का मतलब आप खुद सोचो कि जब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा तो ये बॉल इस बॉल से दूर जाएगी, पास आएगी। क्या होगा आप खुद सोचो ना, इमेजिन करो कि जब इस वेट तो नीचे लगेगा, वेट तो हमेशा नीचे लगता है, ऑप्शन है ही नहीं वेट का। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है मुझे ऊपर लगाना है, तभी तो इक्विलिब्रियम होगी। ऊपर मतलब इससे दूर, बॉल नंबर 2 से बॉल नंबर 1 को दूर भेजना है, दूर। तो दूर भेजने के लिए तो कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन होगा ना। तो रिपल्शन तभी लगेगा जब दोनों के ऊपर चार्ज का नेचर सेम होगा। तो अगर अपर बॉल को स्टेशनरी करना है तो ये हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि दोनों बॉडी पे, जो दोनों बॉल्स पे चार्ज का नेचर एक जैसा होना चाहिए। नेचर एक जैसे का मतलब है कि इस पे पॉजिटिव है तो इस पे भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है। तो मुझे अपर बॉल को स्टेशनरी करना है तो फोर्स रिपल्सिव होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होना चाहिए? रिपल्सिव।
और इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव होने के लिए जो चार्ज है, नेचर ऑफ चार्ज शुड बी सेम, दोनों पे सेम चार्ज का नेचर होना चाहिए। नेचर का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये भाई ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो अभी मैं करूँगा, आपको आधा नंबर इसी का मिलता है नेचर पूछने का। और आप एक बार देख के आइडिया लगा सकते हो कि ऊपर वाली बॉल को रोकना है, नीचे वाली बॉल का इसका चार्ज दिया जाएगा या इसका दिया जाएगा या इसका दिया जाएगा। तो इसका चार्ज देख करके जब इसका पूछे तो ये दिमाग में डाल देना, इसका पॉजिटिव है तो इसका भी पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव है तो इसका भी नेगेटिव। इसका चार्ज देके इसका पूछे तो इसका जैसा दिया जाए वैसा उसका भी होगा। वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो वैल्यू कैसे निकालोगे फॉर मैग्नीट्यूड। अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी है आपको तो दोनों फोर्सेस को बराबर कर दो भाई, इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स बराबर होंगे, F और mg। और F फोर्स क्या होगा दोनों के बीच में, K Q1 Q2 अपॉन R, d स्क्वायर डिस्टेंस d है इक्वल टू mg। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, जो जो डाटा दिया जाए, और आप जो भी अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। केस नंबर सेकंड, मान लो ऐसा हो जाए, कॉन्सेप्ट नंबर 2, सेकंड कॉन्सेप्ट, ऊपर वाली बॉल जो इस बार हवा में लटकी हुई है, बॉल नंबर 1 जो है वो एयर में सस्पेंडेड है, तो इसके तो कोई गिरने का सवाल ही नहीं है। और दूसरी वाली बॉल जो है बॉल नंबर 2, ये भी हवा में लटक रही है। तो अब की बार लोअर बॉल स्टेशनरी करनी है अपन को। कौन सी? लोअर बॉल स्टेशनरी। ये लो, जगह कम होगी भाई, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा, है ना। लोअर बॉल स्टेशनरी, ये ऊपर वाली बॉल तो लटकी हुई है जिस पे चार्ज है Q1, और नीचे वाली जो बॉल है वो हवा में है, बॉल नंबर 2, और इस पे चार्ज कितना है Q2। और दोनों बॉल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है भाई? d डिस्टेंस है। अब नीचे वाली बॉल इसको रोकना है, ऊपर वाली तो लटकी हुई है, डोरी से लटकी हुई है, वो तो कहीं गिर नहीं सकती, ये गिर सकती है, ये हवा में है। तो इस बार लोअर बॉल को रोकना है, तो वेट तो इसका कहाँ लगेगा भाई? नीचे mg, वेट नीचे लगेगा। तो अब वेट नीचे है तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट होना चाहिए, वेट के अपोजिट होना चाहिए। उसमें भी वेट के अपोजिट था ऊपर की तरफ, इसमें भी वेट की तरफ, वेट के अपोजिट होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ होगा तो आप खुद देखो, इस पर अगर फोर्स ऊपर लगेगा तो ये बॉल 1K2 जो है पास नहीं जाएगी क्या? ऊपर फोर्स लगेगा तो पास में जाएगी ये। तो भाई पास में जाने का मतलब है ये नज़दीक जा रही है, तो अट्रैक्शन हो रहा है। तो फोर्स कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए। यार इतना इजी तो कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव। और इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो ऑब्वियसली नेचर कैसा होगा चार्ज का दोनों के ऊपर? तो चार्ज का नेचर जो है, नेचर ऑफ चार्ज, वो कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट चार्ज होने चाहिए। ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो नाउ, तो अगर Q1 या Q2 निकालना हो तो दोनों को, F को और mg को बराबर कर देना। F की वैल्यू वही होगी K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर और इक्वल टू mg। अब मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, या m मास उस बॉल का होगा जिसको रोकना है, स्टेशनरी करना है। अगर ऊपर वाली को स्टेशनरी करना है तो ऊपर वाली का मास आएगा, नीचे वाली को स्टेशनरी करना है तो नीचे वाली बॉल का मास आएगा। क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऊपर वाली बॉल को रोकना है तो रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, चार्ज दोनों के ऊपर या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव। नीचे वाली बॉल को रोकना है तो अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, और नेचर जो है चार्ज का अपोजिट होना चाहिए, एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव। इसको क्लियरिफाई करने के लिए अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन है, अ फ्री पिथ बॉल of 8 gram carries positive charge 5 into 10 raised to minus 8 coulomb। ठीक है, सस्पेंडेड with the help of थ्रेड या ले लो या कॉटन स्ट्रिंग ले लो, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज of lower pith ball
सॉरी ये सस्पेंडेड थ्रू स्ट्रिंग नहीं, ये काट लेना भाई, यहाँ पे ये मत लिखना है ना, ये नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप है। फिर सीधा फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ लोअर पिथ बॉल सो दैट द अपर पिथ बॉल रिमेन्स स्टेशनरी। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। दो बॉल है, एक ऊपर वाली पिथ बॉल है जिसका मास है 8 ग्राम, ये ऊपर वाली बॉल है, इसका मास 8 ग्राम है, और एक नीचे बॉल पड़ी है जो ग्राउंड पे पड़ी है ऑब्वियसली। ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है। क्वेश्चन कह रहा है ऊपर वाली जो पिथ बॉल है इसका जो मास दिया हुआ है, ऊपर वाली बॉल का मास 8 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 ग्राम। 8 ग्राम को केजी में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस पर इतना चार्ज, और इस पर चार्ज कितना पड़ा है? 5 × 10⁻⁸, यानी Q1 जो ऊपर वाली बॉल है उसका चार्ज दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸ कूलम। ये डाटा भी आपको दिया हुआ है, क्लियर। अब अगली लाइन पढ़ो, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ लोअर पिथ बॉल। ये नीचे वाली जो है इसका नेचर बताना है, चार्ज का साइन और इसकी वैल्यू बतानी है, सो दैट द अपर पिथ बॉल रिमेन्स स्टेशनरी। ऊपर वाली को स्टेशनरी करना है, चार्ज इसका निकालना है, पर स्टेशनरी किसको करना है? ऊपर वाली को, और ऊपर वाली को ही कर पाएंगे क्योंकि मास भी तो ऊपर वाली का दिया है। तो सिंपली अपन अब फॉर्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट वाली बॉल को स्टेशनरी करना है, इसका वेट mg नीचे लगेगा, कूलम फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। अभी मैंने बताया अपर पिथ बॉल को स्टेशनरी करना है तो दोनों पे चार्ज सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट वाली का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, तो नीचे वाले का चार्ज भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ नेचर बताऊँ तो वो हो गया पॉजिटिव। दोनों पे चार्ज का नेचर कैसा होगा भाई? पॉजिटिव। ऊपर वाली पॉजिटिव दी हुई है इसलिए नीचे वाला भी कैसा होगा? पॉजिटिव। ये तो बिल्कुल ईजी था, अगर वो आप कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में बैठा लो तो आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है न्यूमेरिकल में। अब मुझे वैल्यू निकालनी है तो अब वही कॉन्सेप्ट लगाना है, F और mg को इक्वल कर दो, F = mg। F फोर्स का क्या फार्मूला होगा? तो F फोर्स क्या है भाई? दोनों के बीच में फोर्स है, फार्मूला लगाओ K Q1 Q2/d² और इक्वल टू mg। और एक डाटा मैं देना भूल गया कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रम है। कितनी है? 5 एंगस्ट्रम, 5 सेंटीमीटर, सॉरी। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर दोनों के बीच में। ये वैसे कहीं दे देना चाहिए आपको सेपरेशन, ये लाइन मैंने इसीलिए रोकी थी, बचा के रखी थी। सेपरेशन बिटवीन बोथ इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। तो बस इजी क्वेश्चन है, अब आप कर लोगे मेरे हिसाब से। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ पता है आपको सारी। लो मैं एक यहाँ पे वैल्यूज़ लिख के दे देता हूँ, बाकी आप खुद करोगे इसको। K की वैल्यू कितनी होती है भाई? 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है? Q1 चार्ज कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁻⁸। Q2 मुझे नहीं पता, Q2 तो निकालना है, अपॉन डिस्टेंस D कितनी दी हुई है दोनों के बीच की? 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस D जो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हो आप तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हो, और ऊपर स्क्वायर तो करना ही, ठीक है। तो ये D की वैल्यू। M मास कितना है भाई? इक्वल में लगाओ मास की वैल्यू यहाँ दी हुई है 8 ग्राम, 8 × 10⁻⁻3, और G की वैल्यू कितनी है? 9.8। अब आप खुद सॉल्व करें इसको और Q2 निकाल देना, आंसर आ जाएगा। Q2 जब निकालोगे तो पॉजिटिव में ही लिखोगे आंसर। अगर ऐसा हो जाता कि चार्ज अपोजिट होता तो आप फिर आंसर में माइनस देते हैं, पर यहाँ तो अपर बॉल स्टेशनरी कर रहे हैं इसलिए चार्ज नेगेटिव नहीं होगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये प्रैक्टिस हो गई कूलम फार्मूले पे कैसे न्यूमेरिकल करने हैं। अपन और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है अपने पास, अपन करेंगे। पर अगले लेक्चर के अंदर अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उन चीज़ों की बात करेंगे, फिर मिक्स होकर और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स की हमें प्रैक्टिस करनी है, क्लियर। थैंक यू। फिर आज का लेक्चर इतना ही रहेगा।